आज हम विभिन्न प्रकार के विलयन के बारे में पढ़ेंगे। डिफरेंट काइंड ऑफ सोल्यूशन की कितने प्रकार के यहाँ पे सोल्यूशन होते हैं उसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कोशिका चाहे जहाँ कहीं भी हो उसके चारों ओर हमेशा किसी न किसी प्रकार का माध्यम उपस्थित होता है। ठीक है, क्या बोला गया है कि कोशिका जो होता है वो कहीं भी उपस्थित हो, है ना, कहीं भी उपस्थित हो, चाहे उसके चारों ओर हमेशा कोशिका अगर किसी दूसरे जगह में उपस्थित हो, कहीं भी उपस्थित हो, लेकिन उसके चारों ओर, कोशिका के चारों ओर हमेशा किसी न किसी प्रकार का माध्यम उपस्थित होता है। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद है जैसे कोशिका के विलयन की तुलना में उपस्थित बाह्य माध्यम के विलयन की सांद्रता के आधार पर विलयन 3 प्रकार के होते हैं। अब इसमें क्या बोला गया है, कोशिका के विलयन की तुलना में, किसकी तुलना में, कोशिका के अंदर जो विलयन है, कोशिका के अंदर ये क्या है, विलयन है। ठीक है, विलयन की तुलना में उपस्थित, ठीक है, विलयन की तुलना में उपस्थित बाह्य माध्यम, अब इसके बाहर भी क्या है, विलयन उपस्थित है। बाह्य माध्यम की विलयन की सांद्रता के आधार पर विलयन को 3 श्रेणी में बांटा गया है। कोशिका के अंदर की जो विलयन है उसकी तुलना में उसकी कोशिका के बाहर जो विलयन है उसकी सांद्रता के आधार पर क्या किया गया है, 3 भागों में बांटा गया है, 3 प्रकार में बांटा गया है। तो विलयन विभिन्न प्रकार का भी हो सकता है, 3 प्रकार का होता है। पहला हम देखते हैं समपराश्रयी। क्या होता है, समपराश्रयी विलयन या आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहा जाता है। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन किसको बोला जाएगा, जब किसी विलयन की सांद्रता कोशिका के कोशिका द्रव की सांद्रता के बराबर है। अब इसमें क्या बोल रहे हैं, जब किसी विलयन की सांद्रता, ये कोई विलयन है, विलयन की सांद्रता कोशिका द्रव के अंदर क्या चीज है, कोशिका के अंदर कोशिका द्रव की सांद्रता, ठीक है, विलयन की सांद्रता कोशिका के अंदर जो कोशिका द्रव की सांद्रता के बराबर होते हैं। मतलब बाहरी विलयन की सांद्रता और कोशिका द्रव की सांद्रता दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो समान परासरण द्राव विलय विभव हो तो इसे समपराश्रयी कहते हैं, क्योंकि जो विलयन की सांद्रता है और कोशिका द्रव की सांद्रता है दोनों क्या चीज़ है, बराबर है। तो इस कंडीशन में हम इसको क्या बोलेंगे, समपराश्रयी विलयन कहते हैं। जैसे कि नमक का 0.9% घोल RbCl का समपराश्रयी है। ठीक है, नमक का जो 0.9 घोल है वो RbCs रेड ब्लड सेल्स का समपराश्रयी विलयन है या आइसोटोनिक है। अब इसमें हम देख सकते हैं चित्र में यहाँ पे कि देख सकते हो ये आइसोटोनिक सोल्यूशन दिया है जिसमें ये HO2 है ना, एक H2 जो बाहर से अंदर जा रहा है, दूसरा अंदर से बाहर निकल रहा है। तो ये क्या है, समपराश्रयी है। लेकिन हाइपरटोनी हम देखते हैं तो यहाँ पे आगे बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यहाँ पे, नेक्स्ट देखते हैं हम अल्प पराश्रयी विलयन। अब अल्प पराश्रयी विलयन किसको बोला जाएगा, जब किसी विलयन की सांद्रता अपेक्षित कोशिका के कोशिका द्रव से कम हो। ये कोई विलयन है और ये कोई क्या है, कोशिका द्रव है। तो जो विलयन की सांद्रता है वो कोशिका द्रव की सांद्रता से कम हो, तो कम परासरण दाब और कम ऋणात्मक विलय हो तो उसको अल्प पराश्रयी बोलते हैं। सिंपल सा है कि विलयन की सांद्रता किससे कम है, कोशिका द्रव से कम है, तो उसको हम बोलेंगे अल्प पराश्रयी। यहाँ पे हम देख सकते हैं चित्र में, यहाँ पे दिख रहा होगा, जिसको बोला जाता है हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक का ये एग्जाम्पल है। हाइपोटोनिक के अंतर्गत हम देख सकते हैं कि क्या होता है, यहाँ पे कोई सेल है और इसमें सेल का जो क्या चीज़ है, सेल की जो कोशिका द्रव है उसकी सांद्रता अधिक है, जबकि बाहर के विलयन की सांद्रता क्या है, कम है। तो उसको बोला जाएगा क्या चीज़, अल्प पराश्रयी। अति पराश्रयी किसको बोला जाएगा, हाइपरटोनिक। जब किसी विलयन की सांद्रता कोशिका द्रव की अपेक्षा अधिक, है ना, जब किसी विलयन की सांद्रता कोशिका द्रव की अपेक्षा अधिक उच्च दाब तथा अत्यय ऋणात्मक विलय हो तो उसको अति पराश्रयी विलयन। मतलब क्या बोला गया है,
कि यदि विलयन की सांद्रता अधिक है किसकी अपेक्षा, कोशिका द्रव की अपेक्षा, तो उसको अतिपराश्रयी बोला जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, यदि बाहर के विलयन की सांद्रता अधिक है और अंदर के कोशिका द्रव की सांद्रता अधिक है, तो कोशिका द्रव उसकी वजह से क्या हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, क्योंकि कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गमन करता है। इस तरह से होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं